अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का एक विश्लेषण करेंगे। आपको ये बताएंगे कि क्या इस मुलाकात में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाजी मार ली है। ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात को 10 से 12 नंबर दिए। 10 में से 12 नंबर देने का मतलब आप समझ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इससे शानदार मुलाकात हो ही नहीं सकती और वो उनसे अपने मुद्दों पर चर्चा करके खुश है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप इस मुलाकात की तस्वीरों और इसमें चर्चा के दौरान तय हुई बातों का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस मुलाकात में पूरी तरह से अमेरिका पर हावी रहा है। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 10% कम कर दिया है। सोचिए, एक हाथ दे एक हाथ ले, और इसमें खुलकर बातें सामने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 10% कम कर दिया और अब अमेरिका के बाजार में चाइना के सामान पर 57% की जगह 47% टैरिफ लगेगा। बदले में चाइना ने 2 मुद्दों पर सहमति जताई। चाइना ने कहा है कि वो अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। दूसरा, वो अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात करना भी जारी रखेगा। हालांकि ये निर्यात अगले 1 साल के लिए ही बढ़ाया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और मुद्दे को लेकर सहमति बनी है और वो मुद्दा है फेंटेनिल ड्रग का। अमेरिका का आरोप था कि चाइना से इस ड्रग की अवैध तस्करी हो रही है और इसकी वजह से अमेरिका ने चाइना पर फेंटेनिल को लेकर 20% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन आज अमेरिका यहां भी झुक गया और उसने इस टैरिफ को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात को 10 में से 12 नंबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मैथ्स खराब है, वो बस खुशी का इजहार कर रहे हैं। सच क्या है? सच यह है कि इस बैठक में ट्रेड डील को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। अरे ट्रेड डील तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इतना तक नहीं कह पाए कि चाइना रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, जिससे सवाल यह भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को डर था कि अगर उन्होंने कच्चे तेल की बात की तो चाइना नाराज हो जाएगा? और अगर वाकई में उन्हें ऐसा डर था तो सवाल ये भी है कि फिर राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात को 10 में से 12 नंबर कैसे दे रहे हैं? क्या ये मजाक नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि भारत ऐसा करके यूक्रेन युद्ध में रशिया की मदद कर रहा है। उनके सहयोगी कहते हैं अमेरिका में कि भारत तो कच्चा तेल खरीद के इस युद्ध को कहीं ना कहीं आग लगा रहा है। लेकिन सवाल क्या है? वो ये है कि आप हम पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन जो चाइना पूरी दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, उस चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो मुलाकात के कच्चे तेल का जिक्र तक नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग को 10 में से 12 नंबर दे देते हैं। रशिया भूल जाते हैं, यूक्रेन भूल जाते हैं, युद्ध भूल जाते हैं। देखिए, और इसकी जगह पूरी मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा अंतर नजर आता है। But he's a very tough negotiator. That's not good. हाथ मिलाते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप जितनी भी बातें कहते हैं उन पर शी जिनपिंग की प्रतिक्रिया उनके लिए बहुत ज्यादा सहज नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यवहार और उनका बयान अमेरिका को एक बड़ा संदेश देकर जाता है और हमें लगता है कि इस संदेश को राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने भी समझा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये मुलाकात इसलिए अलग थी क्योंकि इसमें ना तो चाइना ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज्यादा तवज्जो दी और ना ही शी जिनपिंग ने उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ की। जबकि ऐसी मुलाकातों में राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा लगता है कि उनकी शान में तारीफों के पुल बांधे जाए, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मुलाकात 1 घंटे 40 मिनट तक चली और इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से जितने भी बयान आए उनमें एक संतुलन और एक सधी हुई प्रतिक्रिया दिखी, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के सभी बयानों में ऐसा लग रहा था कि उन पर इस मुलाकात को शानदार, सफल, हाईली सक्सेसफुल सब साबित करने का एक दबाव था और इसी वजह से शायद उन्होंने इस मुलाकात को खुद ही 10 में से 12 नंबर दिए। लेकिन चीन ने ऐसी किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की।
जब मुलाकात शुरू हुई तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह बता दिया कि अब चीन किसी भी मामले में अमेरिका से कमतर नहीं है। उन्होंने न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े गिनाए बल्कि ये भी कहा कि अमेरिका और चीन के बीच हर मुद्दे पर एक राय होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन के बीच जो मतभेद है उनका मतलब सिर्फ दुश्मनी नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग की एक बार नहीं बल्कि कई बार तारीफ की और ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति को मना रहे हैं और उनका पलड़ा कमजोर दिख रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध का समाधान ढूंढने में अमेरिका की मदद कर सकता है। ये बात आज आप सबको याद रखनी है कि देखिए कैसे एक तरफ ट्रंप से शी जिनपिंग ये कह रहे हैं यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता के लिए आगे आए, जबकि यही चाइना रशिया से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात कर रहा है और ट्रंप कह रहे हैं आप आइए मध्यस्थता कीजिए। आज हम राष्ट्रपति ट्रंप को एक सुझाव देना चाहते हैं और वो सुझाव क्या है? वो सुझाव ये है कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि उनकी नजर में रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला चाइना यूक्रेन युद्ध को कैसे रुकवा सकता है और चाइना की तुलना में रशिया से कम कच्चा तेल खरीदने वाला भारत कैसे इस युद्ध में रशिया की मदद कर रहा है। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह देंगे और ये दुनिया मान लेगी। ऐसे बहुत सारे लोग इस मुलाकात को अमेरिका और चाइना के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी मान रहे हैं रिश्तों में और कहा जा रहा है कि अभी तो अमेरिका का पलड़ा सिर्फ कमजोर हुआ है, लेकिन भविष्य में चाइना अमेरिका को पीछे भी छोड़ सकता है। इस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 2690 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 1695 लाख करोड़ रुपए की है। यानी अभी चाइना अमेरिका की अर्थव्यवस्था से 1000 लाख करोड़ रुपए पीछे है। लेकिन S&P ग्लोबल का अनुमान है कि अगर चाइना की अर्थव्यवस्था मौजूदा दर पर आगे बढ़ती रही तो साल 2038 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अगर उसकी विकास दर में कभी भी अगर आप देखिए कि कोई भी थोड़ी भी कमी आई तब भी बनेगा तो जरूर, लेकिन हाँ वक्त ज्यादा लगेगा। साल 2046 तक चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल जाएगी। वैसे अगर देखिए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर ले जाने में उसकी करेंसी यानी मुद्रा का सबसे बड़ा रोल होता है। और अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो इस साल उसके डॉलर की वैल्यू 11% कमजोर हुई है, जबकि चाइना के युआन की वैल्यू 2% मजबूत हुई है। चाइना ने सबसे बड़ी रणनीति ये अपनाई कि वो अब दुनिया के अलग अलग देशों को युआन अपनाने के लिए कह रहा है। उसने दुनिया के जितने भी देशों को कर्ज दिया है उन सब से चाइना ने ये कहा है कि वो अपने कर्ज का भुगतान डॉलर की जगह युआन में कर सकते हैं और ऐसा करने से उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। वैसे देखिए आज की मुलाकात का एक और खास पहलू ये था कि ये मुलाकात किसी औपचारिक स्थान पर नहीं बल्कि इसकी जगह ये मुलाकात बुसान के एक एयरपोर्ट पर हुई और इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि दोनों नेता वहां एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे और दोनों के विमान लगभग एक ही समय पर लैंड हुए, जिसके बाद ये मुलाकात एयरपोर्ट के ही लाउंज एरिया में की गई। क्या दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू होने वाली है? इसी हफ्ते दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद अब रशिया ने दुनिया के पहले ऐसे ड्रोन का भी सफल परीक्षण कर लिया है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जा सकता है। रशिया का कहना है कि एक अंडर वाटर ड्रोन जो ईंधन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से चलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे रेडियो एक्टिव सुनामी भी पैदा की जा सकती है। रेडियो एक्टिव सुनामी का मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि इस अंडर वाटर ड्रोन में विस्फोट करके समुद्र के पास बड़े से बड़े शहर को डुबो दिया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, सुनामी से तहस नहस नष्ट किया जा सकता है और इस विस्फोट से समुद्र के सी फ्लोर में भी हलचल पैदा की जा सकती है। देखिए कैसे। और यह दावा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। जिस वक्त इस न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन का परीक्षण हुआ उस दौरान राष्ट्रपति पुतिन खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। इस परीक्षण के सफल होने के बाद उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से भी मुलाकात की।
पिछले 4 दिनों में ये दूसरा बड़ा परमाणु परीक्षण है जिसने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। और पश्चिमी देशों की यह चिंता स्वाभाविक है क्योंकि रशिया को यह अंडर वाटर ड्रोन किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रशिया ने इसका नाम रखा है पोसाइडन, जिसे अनमैन्ड टॉर्पीडो भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो ये कि इसे समुद्र के अंदर ईंधन से नहीं चलाया जाता बल्कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होता है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि लॉन्च होने के बाद इस ड्रोन को ईंधन खत्म होने की चिंता नहीं रहती और ये न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से असीमित अनलिमिटेड दूरी तय कर सकता है। ये भी दावा रशिया कर रहा है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये समुद्र के अंदर कई दिन तक रह सकता है और घात लगाकर दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। इसे डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार है और मिसाइल भी फिट की जा सकती है। टॉर्पीडो जैसा दिखने वाला ये ड्रोन 20 मीटर लंबा है। सामान्य टॉर्पीडो के मुकाबले इसकी लंबाई 3 गुना से ज्यादा है। ये समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर तक रह सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रोन समुद्र के अंदर तक हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज रफ्तार से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा दावा है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ड्रोन समुद्र में बहुत गहराई, जैसा कि हमने आपको बताया, 1 किलोमीटर नीचे जाकर ऑपरेट होता है। अब रशिया का कहना है कि इस ड्रोन से उसकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होगी, यानी अगर उसके न्यूक्लियर बेस नष्ट हो भी जाए तब भी वो समुद्र से जवाब दे सकता है। और यहां पश्चिमी देशों के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम विकसित करना होगा जो इस न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन को रोक सके और समुद्री ढांचे को सुरक्षित रख पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के सफल परीक्षण के बाद अब दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका भी अपने परमाणु हथियारों की टेस्ट करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की रेस शुरू हुई थी, तब दुनिया में डर और अस्थिरता का माहौल बढ़ गया था। उस वक्त इस रेस में अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, सब कुछ भूल गए थे और हालात ये हो गई थी कि साल 1985 में पूरी दुनिया में 62,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए थे। लेकिन बाद में परमाणु हथियारों की इस खतरनाक दौड़ को रोका गया और अमेरिका और रशिया ने अपने परमाणु जखीरे को सीमित करने पर सहमति एक बनाई और इसी वजह से आज दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 12,000 पर पहुंच पाई। लेकिन अब अगर ये रेस दोबारा शुरू होती है, क्योंकि रशिया ने ये न्यूक्लियर एनर्जी पावर्ड, चाहे वो मिसाइल्स हो या फिर टॉर्पीडो हो, ये सब का सफल परीक्षण किया है। अगर ये रेस फिर से शुरू होती है तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा और जिन देशों के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है वो भी अपना सारा जोर इन्हें हासिल करने में लगा देंगे और यहाँ पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका खतरनाक हो जाएगी। पाकिस्तान वही देश है जिस पर आरोप लगते हैं कि उसने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी लीक की थी और उसके परमाणु वैज्ञानिकों ने ओसामा बिन लादेन से भी मुलाकात की थी और लादेन चाहता था कि अलकायदा भी किसी तरह से परमाणु हथियार हासिल कर ले। क्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से पहले भारत में भी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हिंसक तख्ता पलट की साजिश हुई थी? और क्या भारत में भी वही होने वाला था जो इन देशों में हुआ? आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरान दिल्ली में सीएए कानून के खिलाफ दंगे हो रहे थे। उस वक्त इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और दंगाइयों के खिलाफ कुल 753 एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इन दंगों को लेकर 177 पेज का एक पूरा नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले आरोप सामने आए। इनमें लिखा है, मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता भारत में मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करना चाहते थे। इन दंगों के पीछे एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था जिसके लिए एक साजिश रची गई थी और इस साजिश का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाना।
हमारे देश में जब दंगे होते हैं तो इन दंगों को भुला दिया जाता है, किसी को सजा नहीं होती। अगर आप सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन कर दें तो आपका चालान कट जाएगा और आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दंगे में कितने लोगों को सजा होती है। और आज आप 2020 के दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस का ये सनसनीखेज खुलासा देखिए, जिसमें दंगों के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई। यह हलफनामा उस मामले में पेश हुआ है जिसमें इन दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि ये दंगे जानबूझकर ऐसे समय पर कराए गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए हुए थे। याद होगा आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साजिश रचने वाले लोगों का मानना था कि इससे इन लोगों को जो दंगे देश में कराए जा रहे थे, उन दंगों को एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तवज्जो मिलेगी। और हेडलाइंस क्या बनती? यही कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में है और इंडिया की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा कम्युनल दंगा हो गया है। और यही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइंस में तवज्जो पाने के लिए हर जगह सीएए कानून के खिलाफ बात की गई और फिर लोगों को उकसाया गया। इसी में यह लिखा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने चक्का जाम के मॉडल को अपनाया और इस विरोध प्रदर्शन का रूप देने की पहले कोशिश की कि ये लोगों का विरोध है, जबकि आरोप यह है कि इसकी आड़ में सही समय आने का इंतजार किया जा रहा था ताकि तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जा सके। आरोप है कि उस दौरान सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के लिए 4 चरण बनाए गए थे, 4 फेजेस। इनमें सबसे पहले चरण में सीएए के खिलाफ विरोध के लिए अलग अलग समूह का गठन हुआ। दूसरे चरण में छात्रों संगठनों को इससे जोड़ा गया और प्रदर्शन स्थलों पर भाषण, प्रचार प्रसार की साजिश रची गई। तीसरे चरण में गुप्त बैठकें हुई, हथियारों को इकट्ठा किया गया और अंतिम चरण में जब सड़कों पर चक्का जाम, पुलिस से टकराव और दंगे हुए, तब सरकार के तख्ता पलट की पूरी कोशिश हुई। उस वक्त 16 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम ने एक भाषण दिया जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर 5 लाख लोग संगठित होकर इकट्ठा हो जाएं तो वो भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से अलग कर सकते हैं। और ये एक खतरनाक बयान था जिसमें शर्जील इमाम ने ये भी कहा था कि चिकन नेक का जो इलाका है, आपको याद होगा, ये बांग्लादेश को लेकर ये उनका बयान था कि चिकन नेक का जो इलाका है वहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और अगर मुसलमान चाहे तो चिकन नेक से भारत को अलग किया जा सकता है। ये चिकन नेक बांग्लादेश के ठीक ऊपर वाली जगह आप देख रहे हैं, छोटी जगह जहाँ से भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में पतली सी जगह बचती है। इसी के बारे में उसने कहा था कि यहाँ इतने मुसलमान हैं कि ब्लॉक कर दें तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के इसी हलफनामे में एक और बहुत बड़ा आरोप है और इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के तख्ता पलट की झलक दिखती है। इसमें एक गवाह के हवाले से लिखा गया है कि जब उमर खालिद ने अमरावती में ये भाषण दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखानी होगी, तब इस भाषण के बाद दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी रूम में रोज बैठकें होने लगी थी और इन्हीं गुप्त बैठकों में ये तय हुआ कि कैसे चक्का जाम होगा, कैसे दंगों की साजिश पर अमल होगा। हलफनामे में पुलिस जितने भी आरोप लगा रही है वो काफी गंभीर है। इनसे आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर उस वक्त ये साजिश नाकाम नहीं होती तो भारत में भी वैसे ही हालात पैदा किए जाते जो बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में हुए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको सीतामढ़ी की इस पवित्र भूमि के बारे में बताते हैं जहां कहा जाता है कि इस भूमि से माता सीता प्रकट हुई थी। इस बार बिहार में जिन मुद्दों का जोर है उनमें एक मुद्दा इस मंदिर का भी है जिसे आप बिहार का नया एम फैक्टर भी कह सकते हैं, मंदिर फैक्टर। ये मंदिर माता जानकी यानी माता सीता जी का है जिसका निर्माण इस सीतामढ़ी की भूमि पर हो रहा है। इसी साल जुलाई महीने में इस मंदिर के लिए नीतीश सरकार ने लगभग 890 करोड़ रुपए मंजूर किए और कहा जा रहा है कि इस मंदिर का मिथिलांचल की 58 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। इस मंदिर को पुनौरा धाम भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि पुनौरा धाम वही पवित्र भूमि है जहां राजा जनक ने हल जोतते समय माता सीता को धरती से पाया था
और माता सीता के जन्म के समय पूरी मिथिला नगरी उत्सव में डूब गई थी। ये भी कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले तक मंदिर का ये स्थान एक जंगल में हुआ करता था, लेकिन इसके बाद अयोध्या से आए राम भक्त बिरबल दास इस भूमि पर पहुंचे और उन्होंने माता जानकी की पूजा अर्चना शुरू की। वैसे ये मंदिर उस रामायण सर्किट का भी हिस्सा है जो नेपाल के जनकपुर को इस मंदिर से जोड़ती है और नेपाल दावा करता है कि उसके जनकपुर में ही माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। आज हमने सीतामढ़ी की इस धरती से आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि माता जानकी का मंदिर बिहार के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम, जिसमें माना जाता है कि माता सीता का यहीं पर वो सामने आई थी। और देखिए, सीतामढ़ी हमेशा माँ सीता के नाम से ही जुड़ा रहेगा और उनकी आस्था, उनके विश्वास, यहाँ पर इन गलियों में पग चिन्ह है माता सीता के। माता सीता का अर्थ क्या है? उनके पग थे, मर्यादा के उनके पग थे। अगर वो चिन्ह है तो वो शायद निस्वार्थ भाव से कोई क्या कुछ कर सकता है, इस बात के पग चिन्ह है। वो ऐसे पग थे जो ना वनवास में ठिठरे, ना ही वो अग्नि परीक्षा में, लेकिन एक अग्नि परीक्षा नेताओं की भी होने वाली है। तो इस कुंड से निकलकर सीतामढ़ी में लोगों के बीच पहुंचते हैं। जो यहाँ पर जानकी स्थान बन रहा है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, उसको क्या सोचती हैं? उसको देखकर खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। का सौभाग्य है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गर्व की बात है हमारे सीतामढ़ी के लिए। बहुत उच्च स्थान पे जाएगा ये बिहार अभी। सबसे बड़ी बात है मिथिला धाम है। हाँ, हम वासी हैं यहाँ के, बिहार के। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि यहाँ पे भी माँ जानकी का मंदिर खूब भव्य बनेगा, श्री राम जी के तरह। आस्था और व्यवस्था दो चीजें होती है। आपको लगता है कि मंदिर निर्माण से विकास हो जाएगा? आपके मन में ये बात आती है? जी होगा, होगा, जरूर होगा। रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे है। बगल में ही एयरपोर्ट बनेगा, बगल में है, हम लोग बहुत खुश है। अच्छे से यहाँ पे विकास अगर हो तो फिर काफी फायदा है। छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। श्री जानकी प्राकट्य स्थली शक्ति पीठ रजत द्वार, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और पूरे बिहार से लोग आते हैं, सीतामढ़ी के लोग आते हैं। तेजस्वी यादव भी तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतनी सरकारी नौकरी देंगे। नहीं हो सकता है। वो हिंदू धर्म का हमेशा खिलाफ ही रहा, आज तक ले हिंदू धर्म को कभी सपोर्ट नहीं किए हो। तो युवाओं से पूछे, आप लोगों को क्या लगता है? सीतामढ़ी में हम मौजूद हैं और माँ जानकी के मंदिर की बात हो रही है तो आस्था चरम पर है। व्यवस्था पर भी हमने सीतामढ़ी के लोगों से बातचीत की है। इस घड़ी में क्या कह रही है सीतामढ़ी, आइए चलते हैं। इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किस पर भरोसा होता है? देश के अंदर जो माहौल अभी बना है, भाजपा के द्वारा जो बनाया गया माहौल है, ये असुरक्षा का माहौल है। औरतें आई हुई, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, चुनाव पर क्या सोच रहे हैं? बोलिए बोलिए, आइए। जनसुराज पे तेजस्वी यादव, हर युवा का पुकार है तेजस्वी यादव में। पहले से मुस्कुरा रहे थे तेजस्वी यादव के नाम पे। इस वक्त बिहार में एक और मुद्दे की काफी गूंज है और इस गूंज को आप तभी सुन पाएंगे जब आप बिहार की महिलाओं के मन तक पहुंचेंगे। आपको याद होगा, बिहार में चुनावों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार की महिलाओं ने इन पैसों का क्या किया? इन महिलाओं ने इन पैसों से बकरियां खरीद ली और वो बकरियों का क्या करने वाली हैं, उन्हीं से सुनिए। सारी दीदी जीविका दीदी है। सारी जीविका दीदी है। हाँ, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो इस बार जीविका दीदी लोग को ही लेकर हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। आप लोग को क्या लगता है? देखिए हम लोग अभी ये नहीं बता रहे हैं कि किस पर भरोसा है, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कोई है जिसको 10,000 रुपया मिला है वाला, मुख्यमंत्री रोजगार योजना वाला? अच्छा, आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है?
बबीता देवी। अच्छा बबीता देवी जी, ये बताइए कि आपको मिला तो आपने 10,000 रुपए का क्या, अब तो पहले ही खुश लग रही हैं एकदम, देखा बकरी ले लिए है। 2 बकरी, हाँ 5,000 5,000 को ले लिए है। पर मेन तो ये था ना कि कोई काम शुरू कर, यही है क्या बकरिया? बकरे वो है और 2 वो पीछे हाँ 2। अच्छा तो क्या मतलब रोजगार कैसे बढ़ेगा इससे, मतलब पैसे यही सबसे लिए है तही में बकरी भी 2 बच्चा दिए है। हाँ तो सबसे भी फिर बढ़ेगा गाड़ी में ना। अच्छा और किसी को? आपको भी मिला है? हाँ 10,000। 2 बकरी, सब बकरी खरीद रहा है, जितने लोग से मिला है इसलिए बकरी लिए है। तब ना 12 खरीदा, 2 बकरी मिला, बच्चा देगा, पोसेंगे, पालेंगे, बेचेंगे। आपको भी मिला है? हाँ मिला है। क्या लिए हैं? बकरी 2 लिया है, 5,000 में 2 बकरी ले लिए। 5,000। आप लोग खुश है इससे? हाँ खुश है। तो खुश है आप लोग इससे? खुश है? खूब खुश है। क्या बोलिए कि आप लोग के गांव में कुछ हुआ है, कुछ बदला है? सबको तो मिल गया है, हम लोग से कोई गायब नहीं किया पैसा। अच्छा आपका नहीं आया है, लेकिन और लोग को, औरत लोग को मिला है? मिल गया है। हाँ कितना खसी खरीदा, कितना बहुत ही सिलाई मशीन खरीद लिया है। सिलाई मशीन खरीदा है लोग? हाँ हाँ तो हमको तो जितना मिल रहा है सब खसिए खरीदा है। तो 2 खसी खरीदा है आपका मिला है पैसा? जी, हमको पुतों को मिला है, हम लोग का नहीं, हमको पुतों को मिला है। पुतों को मिला है 10-10 हजार, 1 गो की 2 गो? ना 2 गो पुतों, 3 गो पुतों को जान मिला है। आपको 10,000 मिला था ये जो मुख्यमंत्री वाला है? हाँ 10,000 मिल रही है। उसी से लिए बकरी क्या किए? 10,000 रुपए का क्या किए? बकरी कीने। बकरी किने? वही हम जहाँ जिससे मिल रहे हैं सबका पता चल रहा है कि लोग बकरी खरीद रहे हैं। कमाई के लिए आपको मिला है क्या 10,000? हाँ तो आप तो कितना 1 2 3 4 5 6 गो बकरी लेके घूम रहे हैं। घर में और भी लोग को मिला था? हाँ कितना लोग को मिला था? मिलल 3 गोटा के। कुल मिलाकर आपको 30,000 मिला। तो 30,000 का बकरी खरीद लिए? हाँ 1 गो के न मिले, 2 गो के मिलल है, 20,000 मिलल है। अच्छा 20,000 हाँ एगो कुल का बकरी पोसे छिए, बेच बिकन करबे छिए। गाभिन है और बच्चा देगी फिर उसको भी बेच देंगे। बेचे हाँ ऐसी होई छे, इससे पैसा का कमाई होगी। कमाई होई छे। खुश हैं आप लोग? पैसा मिला है तो खुश न छिए त। हैं? हाँ खूब खुश, बकरी ले लेके घूम रहे हैं सब। आपको ये दिखाते हैं कि आज बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के एक प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हो गया, जिसका आरोप अब आरजेडी के समर्थकों पर लगाया जा रहा है। ये हमला गयाजी में हुआ जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी अनिल कुमार जनसंपर्क के लिए एक गांव में पहुंचे थे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले पर पथराव शुरू हो गया। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ ने प्रत्याशी की गाड़ी को घेर लिया और पत्थर बरसाए। इस हमले में अनिल कुमार को गंभीर चोट आई है। काफिले में शामिल कई और लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने हमले के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया है। और अब आपको महाराष्ट्र के लातूर से आई वो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बेमौसम बारिश ने एक किसान की फसल को बर्बाद कर दिया और बर्बादी इस किसान के लिए सदमा बन गई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां बेमौसम भारी बारिश की वजह से खेत में जलभराव हो गया और किसान की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनी फसल की बर्बादी देखकर किसान के होश उड़ गए और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सोयाबीन की ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए रखी थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। हाथ आई फसल इस तरह खराब होते देख ये किसान बिलख कर रोने लगा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब किसान को सरकार से ही कुछ मदद की उम्मीद है। अब आपको बेंगलुरु से रोड रेज का एक खतरनाक वीडियो दिखाते हैं, जहां कुछ लोगों ने एक बाइक सवार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि इस बाइक सवार की उनकी गाड़ी से एक बहुत ही मामूली सी टक्कर हो गई। बेंगलुरु में रोड रेस की यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। आरोपी मनोज कुमार और उसकी पत्नी आरती रास्ते से जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार का साइड मिरर एक बाइक से छू गया। इस बाइक पर 2 लड़के जा रहे थे। इस मामूली टक्कर के बाद कुछ कहासुनी भी हुई, जिसके बाद दोनों लड़के बाइक पर आगे चले गए।
लेकिन कार चला रहा मनोज गुस्से में आ गया और उसने इन लड़कों का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर जानबूझकर इनकी बाइक में कार से टक्कर मार दी और फरार हो गए। इस टक्कर से एक लड़के की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जांच में पता चला कि कार चला रहे आरोपी मनोज ने पहली कोशिश में बाइक को नहीं देखा, इसीलिए वो यू टर्न लेकर आया और फिर उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया। इसके कुछ समय बाद वो मास्क पहनकर वापस लौटे और घटनास्थल से कार के टूटे पुर्जे उठाकर भाग गए ताकि क्राइम सीन से सबूत मिटाए जा सके। पहली बार में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि ये गुस्से में की गई हत्या है। आरोपी मनोज एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। आजकल रास्ते में हर कोई जल्दी में नजर आता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड मिल जाए तो लोगों को बहुत खराब लगता है, गुस्सा आता है। कई बार ये जल्दबाजी झगड़े में बदल जाती है और अचानक से ही लोगों का मूड बदलने के लिए जयपुर में रेड सिग्नल को अब गोल शेप की जगह हार्ट शेप में बदल दिया गया है। इंटरेस्टिंग है। इस पहल के पीछे की कोशिश है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट देखकर झल्लाएं ना और उन्हें याद रहे कि यह सिग्नल उनकी सुविधा के लिए ही है। उनका मन शांत रहेगा तो वो अनावश्यक झगड़े से बचेंगे। इसलिए यहाँ रेड सिग्नल का शेप दिल के आकार का बना दिया गया है और ये दिल लोगों को रुकने का इशारा करता है। जयपुर में करीब 20 चौराहों पर ये प्रयोग किया गया है। इसे ट्रायल के रूप में लगाया गया है। इसे लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब ये हार्ट शेप का सिग्नल ब्लिंक करता है तो लोगों के चेहरे पर अक्सर ट्रैफिक की झुंझलाहट की जगह मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लगता है कि सिग्नल लोगों से प्यार से कह रहा हो, रुको, सुरक्षित रहो, घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस पहल के पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि संवेदनशील सोच भी है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए गंभीर हों। अब आप ये देखिए कि आज एम्स भोपाल के 4 डॉक्टर्स का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये चारों डॉक्टर एम्स के बाहर सड़क पर शराब पी रहे थे और जब पुलिस इन्हें रोकने पहुंचती है तो ये अपना रुतबा और रुबाब दिखाने लगे और ये कहने लगे कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एम्स भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर सड़क किनारे कार लगाकर उसमें बियर पार्टी कर रहे थे। कार की छत पर बियर की बोतलें और ग्लास रखे हुए थे और कार के अंदर भी स्नैक्स और बोतलें बिखरी पड़ी थी और नशे में धुत कुछ लोग बैठे थे। पुलिस के पूछने पर वो बहस करने लगते हैं और एक डॉक्टर पुलिस को गाली देने लगता है। वीडियो में वो कहता है कि मैं 10 थाना के अधिकारियों को जानता हूँ। पुलिसकर्मी जब गाली देने से रोकता है और ज्यादा अभद्रता करता है। इस मामले में पुलिस की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है और एम्स प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है। एम्स प्रशासन ने पुलिस से बदतमीजी करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है। नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला पर एक बड़ा एवलांच हुआ जिसकी वजह से 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा बेस कैंप में बर्फ का एक बड़ा बादल छा गया। ये तस्वीर 26 अक्टूबर की है जब नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला पर एक विशाल हिमस्खलन हुआ। तस्वीरों में दिख रहा है कि पहाड़ की खड़ी ढलान से एक बर्फ की बड़ी दीवार टूटकर कैंप की ओर खिसकती है। इस हिमस्खलन ने टेंट के तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया। हिमस्खलन की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कई ट्रैकर्स और गाइड तेज हवा और बर्फ की चपेट में आ गए। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। आज दोपहर करीब 2 बजे से मुंबई में एक हॉस्टल ड्रामा शुरू हुआ जो अगले कुछ ही घंटों में अपहरणकर्ताओं की मौत पर जाकर खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम में किसी थ्रिलर मूवी की तरह हर पल नए ट्विस्ट आते रहे। हुआ ये कि पवई इलाके में राज स्टूडियो नाम की एक जगह है जहां पर एक्टिंग क्लासेस होती हैं। यहीं पर रोहित आर्या नाम का एक व्यक्ति भी काम करता है। उसने करीब 100 से ज्यादा बच्चों को आज एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर बुलाया। उसने करीब 17 बच्चों को यहाँ पर बंधक बना लिया और बाकियों को जाने दिया। बंधक बनाए गए इन बच्चों को उसने खिड़की की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सभी बच्चों को मार देगा और खुद भी आत्महत्या कर लेगा। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और स्पेशल कमांडोज की टीम ने कार्रवाई शुरू की। बच्चों को बचाने के लिए कमांडोज की टीम बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में दाखिल हुई। इस दौरान रोहित की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई और इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में रोहित को गोली लग गई। हालांकि इस गोली से रोहित उस वक्त तक मारा नहीं गया था,
बल्कि घायल हुआ था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार लग रहा था। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि रोहित ने बच्चों को बंधक क्यों बनाया था। हालांकि रोहित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें उसने कुछ मुद्दों पर कुछ खास व्यक्तियों से सवाल जवाब करने की मांग की थी और उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरी बिल्डिंग में आग लगा देगा और बच्चों समेत सबको मार देगा। इसके अलावा इस घटना में शामिल रोहित को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई है जिसने इस केस को उलझाना शुरू कर दिया है। बच्चों को बंधक बनाने वाले जिस व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारी वो महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से नाराज बताया गया है। रोहित के बारे में जानकारी मिली है कि वो पुणे का रहने वाला था। दीपक केसरकर के कार्यकाल में उसे शिक्षा विभाग से जुड़े एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। रोहित इस बात से नाराज था कि उसे इस प्रोजेक्ट के पैसे नहीं मिले थे। दावा है कि उसने पेमेंट ना मिलने पर कई बार पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन तक किया था। इन आरोपों पर दीपक केसरकर का जवाब आया है। उनका कहना है कि स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक कॉन्सेप्ट था जिसके तहत रोहित को काम दिया गया था, लेकिन रोहित ने सीधे विभाग से पैसे ले लिए थे। अगर कोई विवाद था तो बात करनी चाहिए थी, बच्चों को बंधक नहीं बनाना चाहिए था। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। अब तो तालिबान भी पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोल रहा है, तो ये तस्वीरें जरा देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान एक साथ आ गए हैं। ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत को दहलाने के एक ही मकसद के लिए इन तीनों के अलग अलग रोल्स हैं। जैसे सबसे पहले एक एक करके आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ISI के जरिए लश्कर, इस्लामिक स्टेट, खुरासान को पैसे दे रही है। लश्कर अपने मदरसों की मदद से पाकिस्तान के जेनजी युवाओं को जिहाद के लिए भर्ती कर रही है और आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह मुहैया करवा रही है। आईसिस खुरासान को जिम्मेदारी दी गई है कि इन पाकिस्तानी जेनजी युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे। आतंकवाद के सेंटर में अब तक का सबसे बड़ा गठजोड़ तैयार हो गया है। पाकिस्तान आतंक के इस गठजोड़ को दुनिया की नजर से छिपा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में ट्रेंड हुए एक आईसिस आतंकी को जिंदा पकड़कर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे ने भारत के उस दावे को मजबूत कर दिया है जिसमें हम विश्व डंके की चोट पर कहते रहे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद का एपिसेंटर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए थे। दो सेनाओं के बीच हुए इस युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूल गए थे और उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब देखिए, अफगानिस्तान से चोट खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने नए आतंकी गठजोड़ की मदद ली। उसने आईसिस खुरासान द्वारा तैयार किए गए आतंकियों की फौज की अफगानिस्तान में घुसपैठ करवाई। पाकिस्तान में तैयार हुए एक ऐसे ही आईसिस आतंकी को अफगान तालिबान ने जिंदा पकड़ लिया। इस आतंकी ने पाकिस्तान को कई बड़े खुलासे किए। पहला, पाकिस्तान में लश्कर के मदरसे, आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैंप है। दूसरा, आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए मदरसे में आए युवाओं को चुना जा रहा है। तीसरा, आतंकी ट्रेनिंग के लिए आईसिस के खूंखार आतंकवादियों को पाकिस्तान बुलाया गया। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी इस आतंकी के कबूलनामे का एक वीडियो जारी कर रही है। इस वीडियो में सईदुल्लाह नाम के पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी भर्ती से लेकर ट्रेनिंग से लेकर जिहाद के मिशन पर भेजे जाने की सारी जानकारी दी। उसने बताया है कि कैसे पाकिस्तान के सामान्य युवा को मदरसे में भर्ती किया जाता है, फिर जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश करके विदेशी आतंकियों से आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, सईदुल्लाह ने अपने कबूलनामे में बताया कि वो पेशावर का रहने वाला है। पेशावर में लश्कर ने उसे अपने एक मदरसे में भर्ती किया जो तल्लीगी सेंटर के पास चौक एरिया में था। पेशावर वाले मदरसे में जिहाद के नाम पर उसका ब्रेन वॉश किया गया। पेशावर से उसे बलूचिस्तान के क्वेटा ले जाया गया, जहां आईसिस के आतंकियों ने उसे आतंकी ट्रेनिंग की। क्वेटा में जिस आतंकी कैंप में उसकी ट्रेनिंग हुई वो भी लश्कर से जुड़ा हुआ ही एक मदरसा था।
सैदुल्ला के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो पेशावर लौट आया और 3 महीने बाद उसे अफगानिस्तान के फर्जी पहचान पत्र के आधार पर जलालाबाद भेजा गया। जलालाबाद में सईदुल्ला को अलग अलग देशों से आए 20 अन्य आतंकियों से मिलवाया गया। ये सारे आतंकी अफगानिस्तान को दहलाने के मकसद से इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान के इस आतंकी ने कबूल किया है कि उसे आईसिस से आतंक की ट्रेनिंग मिली और उसे सीमा पार अफगानिस्तान पर हमले के लिए भेजा गया। कुछ इसी तरह के मोडस ऑपरेंडाई पाकिस्तान की भारत के खिलाफ भी होती है, जब वो पाकिस्तानी आतंकियों को अपने ट्रेनिंग कैंप में तैयार करके घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल करवाता है। हम आपको इस आतंकी के कबूलनामे सुनवाते हैं जिसने पाकिस्तान, लश्कर, आईसिस, खुरासान जैसे आतंकी संगठनों के गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया है। आज से राजस्थान और गुजरात सीमा पर भारत की तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। उनको डर है कि भारतीय सेनाओं ने कुछ बहुत बड़ा प्लान कर लिया है और उनसे लगती सीमाओं पर उनकी नेट प्रैक्टिस की जा रही है। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है त्रिशूल, यानी भगवान शिव का सबसे खतरनाक अस्त्र। त्रिशूल युद्धाभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ मिलकर तालमेल के साथ युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। ये युद्धाभ्यास ऐसी परिस्थितियों की तैयारी करवा रहा है जिसमें तीनों सेनाएं बेहतर तालमेल से दुश्मन पर एक साथ हमला कर सके। तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास आज से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 22,000 भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में T-90 और अर्जुन टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल सिस्टम, रफाल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, हेरॉन ड्रोन्स है, उनके साथ नौसेना के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स जैसे युद्धपोतों की पूरी एक जो है फ्लीट है वो हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाओं में तालमेल के साथ हमला करने की तैयारी करना भी है। ये युद्धाभ्यास राजस्थान और गुजरात सीमा से लगे सबसे संवेदनशील क्षेत्र में की जा रही है। इसमें सक्रीक के इलाके में सबसे खतरनाक युद्धाभ्यास होगा। पाकिस्तान के बीच, अगर आप देखें इस क्षेत्र को, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहती हैं कि सीमा पर किसी भी तरह सैन्य गतिविधि, आतंकी घुसपैठ का अंजाम बुरा होगा। इस बार का युद्धाभ्यास भारतीय सेना का सबसे खतरनाक एक्सरसाइज मानी जा रही है। इसकी वजह है कि सेना के सबसे जाबाज जवानों को भी युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। युद्धाभ्यास में स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैयारी करवाई जा रही है। युद्धाभ्यास में थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, नौसेना के द मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। तीनों सेनाओं के इन कमांडोज को युद्ध की स्थिति में तालमेल बिठाकर एक साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करवाई जा रही है। भारतीय सेनाओं का ये युद्धाभ्यास देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत के गरजते टैंक, सैनिकों की कदमताल और फाइटर जेट की गर्जना सुनकर पाकिस्तानी सेना इतना डर गई है कि उसने अपनी कई इलाकों के एयर स्पेस को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने डर के मारे 48 घंटों का नोटार यानी नोटिस टू एयर मिशंस जारी किया है ताकि कोई फ्लाइट उनके एयर स्पेस से ना गुजरे। आज से भारतीय सेना जिस स्तर पर युद्धाभ्यास कर रही है उसे पाकिस्तान के लिए एक सख्त चेतावनी माना जा रहा है। चेतावनी की अगर उसने सीमा पर कोई हरकत की, भारतीय सेना एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। और इसीलिए इस युद्धाभ्यास को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े हमले की तैयारी के तौर पर देखा गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको हर प्रकार के रील बाज मिल जाएंगे। कोई ब्यूटी सीक्रेट बता रहा है, कोई डॉक्टर बनकर बीमारियों का इलाज बता रहा है, कुछ लोग खुद को मनोवैज्ञानिक बताकर दुनिया जहान की फिलॉसफी बांट रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो फिटनेस ट्रेनर बनकर लोगों को डाइटिंग के नए नए तरीके सिखा रहे हैं। ज्यादातर आम लोग इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ज्ञानी व्यक्ति मान लेते हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको बीमारियों का इलाज, फिटनेस के राज, सुखद जीवन के सूत्र सब बता रहे हैं, उनके पास ज्ञान बांटने की डिग्री क्या है? क्या वो ये इस तरह का ज्ञान देने के काबिल हैं? शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, कभी सवाल नहीं किया होगा, लेकिन चाइना की सरकार ने इसको लेकर एक नए नियम का पूरा सिस्टम लागू कर दिया है, नए नियम बना दिए हैं।
चाइनीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया निर्देश जारी कर दिया गया है। अब चाइना के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अपने अकाउंट से मेडिकल सलाह देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, फाइनेंस से जुड़ी सलाह बांटते हैं, उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, यानी डिग्री दिखानी होगी। अभी तक होता यही आया है कि कोई भी व्यक्ति एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लेता है, हर मुद्दे पर सलाह देने लगता है। कई बार इन जैसे लोगों की सलाह आम लोगों के लिए नुकसानदेह बन जाती है। आप सोचिए, इलाज की बातें करना, कुछ ऐसे नुस्खे बता देना जिससे बीमारी, और हो सकता है वो बीमार शख्स फिर असल डॉक्टर के पास जाए ही ना और उसका नुकसान हो जाए। इसीलिए चाइना ने ऑनलाइन कंटेंट के लिए नए नियम बना दिए। अब कोई भी व्यक्ति डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के किसी खास सेक्टर से जुड़ी सलाह सोशल मीडिया पर नहीं दे पाएगा। चाइना के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना के मुताबिक इन नियमों की वजह से सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित नहीं की जा सकेंगी। चाइना ने सोशल मीडिया ऐप्स को जिम्मेदारी दी है कि वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से उनकी डिग्री मांगे जो यूजर्स को किसी खास सेक्टर से जुड़ी बात बता रहे हैं और वीडियोज बनाए जा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी मुद्दे पर थोड़ा बहुत बोलने के लिए विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब बात मेडिकल की हो, यानी इलाज की, बीमार की, कानूनी हो जो कि बहुत सीरियस जोन है, फाइनेंस हो जिसमें आप अपना पैसा, गाड़ी, कमाई लगा रहे हैं, या फिर शिक्षा से जुड़ी हो, तो ऐसे में मामलों में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है।